Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। पिछले कई दिनों से इजराइल, ईरान, लेबनान, इन सब के बीच में जो कुछ चल रहा है, उस बीच में से एक बड़ी अजीब सी खबर सामने आ रही है। और वो खबर ये है कि इजराइल कहीं ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला न करते, हवाई हमला। और ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। अगर आप खबरें देख रहे हो तो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, वो लगातार इजराइल को आगाह कर रहे हैं कि वो लड़ाई बेशक लड़े, अपना बचाव करे, लेकिन इजराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम या न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करने की कोशिश न करे। और इसके लिए कहते हैं कि इजरायली प्रेसिडेंट नेतन्याहू से जो बाइडन ने बात भी की, लेकिन अमेरिका की इस गुजारिश के बावजूद इजराइल कोई भरोसा देने में अब तक नाकाम रहा है। और कहते हैं कि इसी वजह से अब बाइडन और नेतन्याहू के बीच में थोड़ा सा तनातनी भी है, गुस्सा भी है, नाराज़गी भी है। और इसी बीच खुद अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के जो डायरेक्टर हैं विलियम बर्न्स, उन्होंने भी ये बाकायदा कहा कि इजराइल इस जंग के माहौल में, जंग है, टाली नहीं जा सकती है, जो भी है चलेगा, लेकिन ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला ना करे इजराइल। अब बार बार जब ये बात आ रही है कि ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने पर हमला ना करे, तो क्यों? इसके पीछे की वजह क्या है? क्या ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन है? क्या ईरान के पास बॉम्ब है? क्योंकि इजराइल के पास तो है, ये सब जानते हैं, लेकिन ईरान को लेकर सचमुच ईरान के पास है या नहीं है, पुख्ता तौर पर दुनिया ये कहने में अब तक नाकाम है। और इसी बात का ये डर है कि अगर इजराइल ऐसा करता है, न्यूक्लियर प्लांट पर हमला, तो फिर ये जंग बहुत गहरी होगी और इसका असर सिर्फ ईरान और इजराइल पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। अमेरिका को भी इसी बात का डर है कि अगर ऐसा होता है तो पूरी दुनिया में एक तो मंदी अलग, बाकी सारी चीज़ों की कीमतें उछाल पर, तेल की कीमतें आसमान पर होंगी और भी बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। तो क्या सच में ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है जिसकी वजह से ये चिंता जताई जा रही है? और वो कौन कौन से न्यूक्लियर ठिकाने हैं ईरान के जिसको इजराइल निशाना बनाने की सोच रहा है? आज की पूरी कहानी यही है, लेकिन इस कहानी की शुरुआत इसलिए भी आज ज़रूरी है कि अभी 5 अक्टूबर की बात है, आज 9 अक्टूबर है, 4 दिन पहले ईरान में एक जगह है और उस जगह का नाम है सेमनान। ये सेमनान का पूरा इलाका रेगिस्तानी इलाका है। इसी सेमनान में 5 अक्टूबर के दिन एक बहुत ज़ोर का धमाका होता है और कहा जाता है कि अर्थक्वेक आया, भूकंप आया, और रिक्टर स्केल पर उसकी जो तीव्रता थी वो थी 4.6। अब सेमनान का ये इलाका, सेमनान का ईरान का, जहाँ पर ये पूरा रेगिस्तानी इलाका, और ये भूकंप प्रोन भी वो नहीं है कि यहाँ भूकंप आते रहते हैं। तो रेगिस्तानी इस इलाके में भूकंप का आना पूरी दुनिया को चौंका गया 5 अक्टूबर, 4 दिन पहले। और यहीं से ये बात शुरू हुई और एक डर कि क्या ईरान ने 5 अक्टूबर को सेमनान के इलाके के, उस रेगिस्तानी इलाके में कोई न्यूक्लियर टेस्ट किया था। पूरी दुनिया की मीडिया में हर तरफ ये खबरें, लेकिन अभी तक निकल कर कुछ नहीं आया कि वो एक सच में भूकंप था या फिर एक न्यूक्लियर टेस्ट था। और अगर न्यूक्लियर टेस्ट था तो इसका मतलब है कि ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट इसलिए किया क्योंकि इजराइल के साथ जंग का खतरा है। तो 5 अक्टूबर का ये रहस्यमयी भूकंप पूरी दुनिया को और भी डरा रहा है कि शायद ईरान कुछ न्यूक्लियर बॉम्ब बना चुका है। अब ये न्यूक्लियर बॉम्ब बना चुका है, उसका इस्तेमाल कैसे होगा? और ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब अगर है तो आया कहाँ से? वो यूरेनियम कहाँ से आया? क्योंकि यूरेनियम ही वो चीज़ है जो न्यूक्लियर बम बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और दुनिया में जो सारे देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर बॉम्ब है, वो दूसरे देशों को रोकते हैं न्यूक्लियर पावर बनने से। तो ऐसे ही कुछ देशों ने मिलाकर एक ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, NSG, न्यूक्लियर शायद शेयरिंग ग्रुप या कुछ है ऐसे नाम। अब उसमें ये होता है कि वो देश, अगर आपको यूरेनियम चाहिए तो इसी ग्रुप से आप देश के खरीद सकते हैं।
लेकिन वो उन्हीं को देते हैं जिनको उनको यकीन होता है कि इस यूरेनियम का इस्तेमाल ये बॉम्ब बनाने में नहीं करेंगे, हथियार बनाने में नहीं करेंगे, बल्कि मेडिकल की फील्ड में या फिर ऊर्जा, बिजली पैदा करने के लिए करेंगे। तो वहाँ से खरीदना हो। जैसे इंडिया इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है, इसलिए कि इंडिया ने ऑलरेडी न्यूक्लियर टेस्ट 2-2 बार कर रखा है, और इसलिए इंडिया को इन देशों से यूरेनियम नहीं मिलता है। अगर मिलता तो सस्ता मिलता, लेकिन चूँकि बैन कर रखा है, वो कहते हैं आप अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद कर दो, यानी बॉम्ब हम तो हम देंगे, लेकिन हम कहाँ से करें? हमारे पड़ोस में पाकिस्तान है, वो भी न्यूक्लियर पावर है, तो फिर पीछे हटना तो बेवकूफ़ी होगी। तो इसीलिए हम ब्लैक मार्केट में महंगे दामों पर बाकी ख़रीद लेते हैं यूरेनियम जितनी ज़रूरत होती है, और यही काम बाकी देश भी करते हैं। लेकिन ईरान के पास ये यूरेनियम आ भी जाए तो फिर परमाणु बम या न्यूक्लियर बम वो कैसे बना सकता है बिना किसी मदद के? तो जो खबर है, उस खबर के हिसाब से ईरान की मदद इस काम में रूस ने की है। रूस का इधर यूक्रेन के साथ जंग, आपको पता है, लगभग अब तो 2 साल होने वाले होंगे, शायद 1.5 साल तो हो ही चुका है, अभी भी जंग का खात्मा हुआ नहीं है। अब ऐसे में रूस की ने पूरी ताकत लगा रखी है, उसे भी अपने दोस्तों की ज़रूरत होती है, और जो अमेरिका का दुश्मन होता है रूस हमेशा उसका दोस्त होता है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो रूस ने भी इस यूक्रेन वॉर के दौरान बहुत सारे जो बैलिस्टिक मिसाइल और बाकी चीज़ें रूस को दी थी यूक्रेन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए। तो इनकी दोस्ती भी पुरानी है, क्योंकि अमेरिका इजराइल से बनता नहीं और रूस की उन दोनों से कभी बनी नहीं। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो वही रूस का है। तो खबर यही है कि शायद रूस ने ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब की सारी तकनीक दी है। अब यूरेनियम कहाँ से आएगा, और ये यूरेनियम इतना इम्पॉर्टेंट होता क्यों है? तो असल में वो यूरेनियम ही है जिससे आप चाहे तो अच्छे काम के लिए आप बिजली घर बना सकते हैं, बिजली पैदा करें। मेडिकल फील्ड में कैंसर जैसी बीमारी, बाकी चीज़ों में उसका इस्तेमाल होता है, और भी बहुत सारे कामों में इस्तेमाल होता है, और साथ में बॉम्ब बनाने में भी इस्तेमाल होता है। तो ये कहते हैं कि दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ है यूरेनियम। रेट इसका पता नहीं, लेकिन कहते हैं सबसे कीमती, तब इससे महंगा कुछ इस दुनिया में, इस धरती पर है ही नहीं। और इसकी कीमत का एहसास इसीलिए है क्योंकि ये कितना विनाशकारी है। 3 तरह के जो यूरेनियम या तो धरती के तल में बहुत गहराई में या फिर समंदर के तल में मिलते हैं, और अलग अलग आकार प्रकार में मिलते हैं। लेकिन वो यूरेनियम को फिर जिस तरीके से उसको प्योरीफाई किया जाता है, उसको शुद्ध किया जाता है, उसमें एक लंबा वक्त लगता है, और फिर एक पूरे चट्टान से कितने ग्राम यूरेनियम निकलेगा ये भी डिपेंड करता है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि यूरेनियम इतना महंगा पदार्थ क्यों है। कहते हैं कि यूरेनियम जो है वो कुल दुनिया का ये जो सबसे महंगा पदार्थ है, ये 3 प्रकार के होते हैं, और इसीलिए इनको 3 अलग अलग नंबर दिए गए हैं। एक इसका नंबर है 234, एक 235 और एक है 238। ये अलग अलग किस्म के यूरेनियम है, लेकिन इनमें से जो 235 है उसमें माना जाता है कि वो ऊर्जा होती है, जो विनाशकारी शक्ति, या उससे अच्छे काम के लिए बिजली जैसी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम 235 ही सबसे कारगर माना जाता है, लेकिन इसको बनाना बड़ा मुश्किल होता है, इसको प्योरीफाई करना, और फिर उसमें से कितना ग्राम यूरेनियम और कितनी निकलेगी, मतलब ये समझ लीजिए कि कई टन यूरेनियम 235 आप ले आइए, फिर उसमें से जो आप असली बनाएंगे बिजली के लिए और फिर बॉम्ब के लिए, वो उसमें से धीरे धीरे करके बहुत कम मात्रा में मिलती है। इसलिए आपको यूरेनियम का बहुत बड़ा भंडार चाहिए। बिजली के लिए कम प्योरीफाई, बॉम्ब बनाने के लिए उससे भी 100 गुना ज़्यादा। तो इसीलिए यूरेनियम की बड़ी मांग होती है दुनिया में। आप इससे अंदाज़ा ये लगा लीजिए कि जब यूरेनियम को बॉम्ब के लिए बनाना होता है और जब उसको प्योरीफाई किया जाता है, तो अगर सपोज़ 1 किलो का पत्थर उठा के आपने उसमें से यूरेनियम निकालना है, यूरेनियम 235 से, तो मुश्किल से 700 ग्राम, बल्कि 100 किलो में, 1 kg मैं कह रहा हूँ, 100 kg, 100 किलो, 1 टन में से सिर्फ 700 ग्राम यूरेनियम निकलता है। तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि वो कितना कीमती होगा। और इस यूरेनियम की मतलब पावर ये है
कि कहते हैं कि यूरेनियम, अगर आप एक घर में पेंसिल होता है जो, या पेन उठा लीजिए, तो एक पेंसिल या पेन के आकार की एक छड़ी उतनी ही बड़ी उतनी ही पतली यूरेनियम की जो बनती है, कहते हैं उससे किसी भी एक छोटे मोटे शहर की बिजली आराम से दी जा सकती है। जबकि उसका जो ईंधन होता है, उसकी जो ऊर्जा होती है, उसमें ये भी है कि अगर आप किसी काम के लिए, जैसे कोयला से बिजली बनती है, हम सब जानते हैं, पानी से बिजली बनती है, लेकिन उन सब में बहुत सारी चीज़ें वेस्ट होती हैं और इसमें बहुत कम मात्रा में यूरेनियम हो और फिर पता नहीं कितने सालों तक आप बिजली चला सकते हैं। जैसे अगर 160 टन कोयला, 160 टन, मतलब 160 टन कोयला जलाएंगे आप, और उस जलाने से जो भी उससे ऊर्जा और सारी चीज़ें निकलेंगी, वो सिर्फ और सिर्फ 160 टन कोयले के जो बराबर है, वो 1 किलो, सिर्फ 1 kg यूरेनियम वही काम कर देगी। यानी 160 टन कोयला जलाकर जो चीज़ आप हासिल करेंगे, सिर्फ 1 किलो यूरेनियम वो काम करके ख़त्म कर देगी। तो कहाँ 160 टन और कहाँ 1 किलो, ये उसकी ताकत है। तो यूरेनियम को प्योरीफाई करने के लिए, उसको शुद्ध करने के लिए तमाम तकनीक है, देश करते हैं, बहुत सारे देश बिजली बनाते हैं, बाकी चीज़ें हैं। ईरान को भी ये मिला, और ईरान में भी, दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जिसके पास यूरेनियम ना हो, क्योंकि वहाँ भी अस्पताल है, मरीज़ हैं, वहाँ भी बिजली घर है, लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाते हैं। तो ईरान के पास भी ऐसे 9 पावर प्लांट हैं और 9 ऐसी जो इससे चलती है परमाणु शक्ति से, वो सारी चीज़ें, रिसर्च सेंटर, सब कुछ है, 9 टोटल। और इजराइल का निशाना उसी 9 पर है। और ऐसा नहीं कि ये पहली बार ऐसा होगा। बीच में क्या हुआ था कि एक बार मोसाद ने CIA के साथ मिलकर, अमेरिकी खुफिया एजेंसी के साथ, ऐसी एक न्यूक्लियर प्लांट पर ईरान के वहाँ के सिस्टम पे साइबर अटैक करके उसको हैक कर लिया था। और उस हैक करने की वजह से ईरान यूरेनियम नहीं बना पा रहा था प्योर। यूरेनियम जब बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें करने के बाद, जब उसके से कण, बालू, बाकी बेकार चीज़ें निकालने के बाद जब उसको आप प्योरीफाई करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 100 किलो में से 700 ग्राम ही यूरेनियम निकलता है, तो उन 100 किलो से 700 ग्राम आने तक की जो सारे प्रोसीजर होते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसी में एक ये होता है कि एक ख़ास तापमान और बाकी चीज़ों पर रख कर उसको घुमाया जाता है, और उसकी एक स्पीड होती है, और उस स्पीड को ऊपर नीचे किया जाता है, वो मेंटेन रखना पड़ता है। अगर उस स्पीड में ऊपर नीचे हो गया तो फिर वो प्योरीफाई नहीं हो पाएगा। ज़्यादा तकनीक के अंदर नहीं जाऊँगा। तो एक मान लीजिए कि एक वो उसको एक स्पीड के साथ उसको बनाना है, प्योर करना है। मोसाद ने ऐसे ही एक ईरान के सेंटर का पता लगाया, और पता लगाने के बाद उसने बाकायदा साइबर अटैक के ज़रिए CIA के साथ मिलकर उसी स्पीड मशीन पर कब्ज़ा कर लिया, और उसने उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी स्पीड की, उसको गलत कर दिया। मतलब अगर सपोज़ जो स्पीड में फिक्स है, जैसे 50 है या मिनिमम 20 है, उसने उसको उल्टा पुल्टा कर दिया। और यहाँ ये था कि अगर स्पीड ऊपर नीचे होगा तो फिर प्योर यूरेनियम जो है वो आपका बनेगा नहीं, मिलेगा नहीं। तो इस हमले की वजह से, साइबर अटैक की वजह से, ईरान को बहुत नुकसान हुआ प्योर यूरेनियम बनाने में। और बाद में इजराइल ने एक्सेप्ट किया था कि हमने ऐसे ऐसे साइबर अटैक किया। लेकिन ईरान 2003 से ही न्यूक्लियर पावर बनने की फिराक में था, 2003 से। और इसके लिए उसने तमाम इधर उधर से कोशिश करनी शुरू कर दी, यूरेनियम भी हासिल करना शुरू कर दिया, यूरेनियम लेना शुरू कर दिया। यूरेनियम बनाने वाले जितने बहुत सारे, जहाँ पे यूरेनियम पैदा होता है उसमें बहुत सारे देश हैं जहाँ पे भंडार है यूरेनियम का। अपने यहाँ इंडिया में नहीं है, एक जगह झारखंड में था, लेकिन उसकी क्वालिटी वैसी नहीं है। तो अच्छी क्वालिटी के यूरेनियम दुनिया में बड़े मुश्किल से, इसको निकालने में भी बड़ा मेहनत लगता है। ज़मीन के बिल्कुल नीचे कई 100 फीट गहरे तल में या समंदर के तल में, और फिर वहाँ से निकालना होता है। तो जो दुनिया के बड़े देश जहाँ पे यूरेनियम का भंडार है अभी भी, उनमें ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, रूस है, नाइजीरिया है, दक्षिण अफ्रीका है, नामीबिया है, ब्राज़ील है, कजाकिस्तान है, मंगोलिया है, फ्रांस में भी 1-2 जगह है। ये वो देश है। जबकि अब जो फ्रांस वाला है उसमें कहते हैं कि अब उसका यूरेनियम का भंडार कम होता जा रहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा ही निकाल लिया।
शायद बिजली के काम के सिलसिले में। फ्रांस वैसे भी हथियार भी बनाता है। तो इन देशों में भंडार है, लेकिन इस देश की मोनोपोली है पूरी दुनिया की। जिन जिन के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, जो देश ऐसे हैं इस दुनिया में, जो 8-10 जो भी देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो उन देशों को ये यूरेनियम नहीं देते। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि ये बॉम्ब बनाने में इस्तेमाल करेंगे। जैसे अपने पास अपने देश में यूरेनियम का भंडार कम है, तो हम ज़्यादा बॉम्ब नहीं बना सकते अगर हम न्यूक्लियर वेपन बनाने की बात कर रहे हैं तो इधर उधर से ख़रीदना पड़ता है, वो बहुत महंगा होता है। लेकिन चल रहा है, काम चल रहा है, छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि पड़ोस में पाकिस्तान है, आँख बंद करते रह नहीं सकते। तो ईरान भी इसी तरीके से यूरेनियम इधर उधर से इकट्ठा करता रहा और कुछ इसी तरह के यूरेनियम लाता रहा, उसको प्योरीफाई करता रहा, उसको शुद्ध करता रहा। अब उसको जितना चाहिए बॉम्ब बनाने के लिए वो उतने यूरेनियम के जुगाड़ में था। अब बाकी उसको टेक्निक चाहिए थी। रूस ने सर पे हाथ रखा, रूस ने मदद की। लेकिन इन सब के साथ एक प्रॉब्लम और भी है कि आप अगर बॉम्ब बना लेते हैं तो भी उसका इस्तेमाल करना। लेकिन जो इस वक्त रिपोर्ट है अमेरिकी खुफिया एजेंसी की हो या फिर जो न्यूक्लियर पे प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं, वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट है कि ईरान के पास इस वक्त हाई क्वालिटी के ऐसे इतने यूरेनियम हैं कि वो सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर अंदर 3 परमाणु बम बना सकता है, 1 हफ्ते के अंदर अंदर। और ये भी कहना है कि अगर अगले 1-2 साल में उसके पास इतना है कि वो और ज़्यादा न्यूक्लियर बम बना सकता है। अब ये पता नहीं है कि ईरान ने न्यूक्लियर बम बना लिया है, लेकिन ज़्यादातर देश मानते हैं कि जिस तेज़ी से 2003 से लगा हुआ था, तो ईरान ने यही कहा कि हम बिजली बनाएंगे, बाकी मेडिकल में यूज़ करेंगे। लेकिन 2015 में फिर उसके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध जो लगा तो उसने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोक दिया। 2018 में जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने ईरान के साथ इस न्यूक्लियर समझौते को तोड़ दिया। तो ईरान ने कहा भैया हमने तो सब रोक दिया, तुमने तोड़ दिया, तो हम फिर से शुरू करेंगे। 2018 के बाद ईरान फिर जागा और उसके बाद उसने फिर से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को शुरू कर दिया। और कहते हैं कि इन पिछले 6 सालों में ईरान ने काफ़ी इसमें आगे तरक्की कर ली और रूस ने उसके रहे सहे काम को पूरा किया, क्योंकि रूस से उसको मदद मिली थी, अब रूस उसकी मदद कर रहा है ईरान की। अब सिंपल सी चीज़ ये होती है कि आपने अगर बॉम्ब बना भी लिया न्यूक्लियर, तो ये बॉम्ब ऐसा नहीं है कि आप ज़मीन पे ब्लास्ट कर दें ले जाकर, क्योंकि न्यूक्लियर बम या एटम बम का असर ज़मीन पर गिरने के बाद फटने से उतना नहीं होता, बस उसके कुछ दायरे में होगा। अमूमन न्यूक्लियर बम उसको अगर ज़्यादा तबाही मचानी है तो ज़मीन से करीब 600 मीटर ऊपर उसको ब्लास्ट करते हैं। नागासाकी और हिरोशिमा में भी यही हुआ था। वो बाकायदा एक कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम होता है, फिक्स होता है, उसमें सब कुछ टाइम, हाइट सब होती है। तो उसमें करीब 600 मीटर तक अगर आप उसको ब्लास्ट करते हैं हवा में, तो फिर उसका असर इसलिए होता है कि ये धमाके से ऐसे लोगों को उतना नहीं मारता है, जो इसके अंदर की जहर है, जो इंसान के मतलब जिसमें क्या हज़ारों साल तक, सैकड़ों साल तक पुश्तों को बीमार कर दे और धीरे धीरे जान ले। तो कहते हैं कि हवा में जब ये ज़मीन से करीब 500-600 फीट के ऊपर तक अगर इसको छोड़ दिया जाए तो फिर ये तबाही मचाता है। तो जो बॉम्ब है, न्यूक्लियर बॉम्ब, उसको अब गिराने के लिए आपको कैरियर चाहिए। अब ईरान के पास कहाँ से आए? तो रूस ने इसका इंतज़ाम किया ईरान के लिए। रूस ने ईरान को बाकायदा हाइपरसोनिक मिज़ाइल, बैलिस्टिक मिज़ाइल, ड्रोन, ये सारी चीज़ें ईरान को दी। अब जो हाइपरसोनिक मिज़ाइल थी उसमें यह है कि आप कुछ अपना रखो न्यूक्लियर बॉम्ब, जाओ इजराइल पर निशाना गिरा दो। लेकिन अब वो तो दे दिया, लेकिन उसमें बॉम्ब तो था नहीं, और अभी तक टेस्ट कैसे करें? आप किसी दुश्मन देश पे जाकर सीधे बॉम्ब गिराकर तो टेस्ट कर नहीं सकते। तो लेकिन ये इससे काम करेगा कि नहीं। और ये बैलिस्टिक मिज़ाइल ईरान ने भी चाल चली, उसने हूती को कुछ ऐसे ईरान के दिए, रूस के दिए हुए तोहफ़ों को दे दिया कि तुम इजराइल पे हमला करो, छोटे मोटे बारूद डालकर। हूती ने इसका इस्तेमाल किया हाइपरसोनिक मिज़ाइल का, और वो जाकर इजराइल पे गिरा, क्योंकि इसकी बड़ी फास्ट होती है, या फिर जो बैलिस्टिक मिज़ाइल होती है। अब जो एंटी मिज़ाइल सारे इक्विपमेंट्स हैं इजराइल के पास, वो बाकी ड्रोन व्रोन में तो काम आ जाते हैं, लेकिन इसमें नाकाम, ये जब गिर जाता है तभी पता चलता है, तो वहाँ वो काम भी नहीं आता है।
तो हूती का ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया, तो ईरान को लगा कि चलो ये रूस से सही चीज़ मिली है। अब सोचिए कि अगर ईरान के पास परमाणु बम है और यही रूस का बैलिस्टिक मिसाइल या फिर हाइपरसोनिक मिसाइल जो रूस से मिला हुआ है, अगर उसने इसमें लोड कर दिया उन न्यूक्लियर बम को, परमाणु बम को, और वो इजराइल पे गिरा, तो फिर क्या होगा? उधर इजराइल न्यूक्लियर पावर है, उसके पास ही बम है, तो रखेगा तो नहीं उस बम को संभाल कर दिवाली के लिए, पलटवार वो भी करेगा। फिर क्या होगा? फिर इस दुनिया में तबाही मचेगी। और यही वजह है कि अमेरिका को ये भी पता है अमेरिका सुपर पावर है पैसे के दम पर, तो फिर ये पूरा गल्फ़, ये पूरा अरब देश इसकी चपेट में आएगा, और इस पूरे अरब देश के ज़रिए पूरी दुनिया की भी इकोनॉमी चलती है, क्योंकि सारा तेल और गैस का खेल यहीं से है। तो इससे ये मत सोचिए हम लोग भी इससे प्रभावित होंगे, क्योंकि हमारा सबसे सस्ता तेल जो है ईरान से आता है। हमारी ईरान से भी अच्छी दोस्ती है, भारत का स्टैंड ईरान के साथ बड़ा अच्छा रहा है। ईरान के रास्ते से तो हम अपनी नई एक रूट बना भी रहे हैं, तो ईरान हमारी मदद कर रहा है। भारत के इजराइल के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं, भारत फ़िलिस्तीन के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं, यहाँ तक कि हमास और हिजबुल्ला, जिनको इजराइल आतंकवादी मानता है, उन दोनों को हमने कभी आतंकवादी संगठन नहीं घोषित किया, ना हिजबुल्ला को ना हमास को, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स यही है कि भाई तुम्हारा दुश्मन होगा, लेकिन जब तक हम पे उससे कोई असर नहीं पड़ रहा तो हम उसको क्यों दुश्मन माने। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से, और अमेरिका को डर है कि ये सब हुआ तो अमेरिका की इकोनॉमी भी, जब आर्थिक मंदी दुनिया में आएगी तो अमेरिका कौन सा अछूता रहेगा। वैसे ही अमेरिका के हालात ख़राब है, बेरोज़गारी की दर से लेके बाकी आप चीज़ देख लीजिए। तो फिर इस चक्कर में अमेरिका के सुपर पावर की गद्दी जो ऑलरेडी खिसकी हुई है पूरी तरह से खिसक जाएगी। इसीलिए अमेरिका नहीं चाहता है कि इजराइल गलती से भी ईरान के न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज़ हैं, जो प्लांट्स हैं, वहाँ पे हमला करे। और इससे अगर ये करेगा तो फिर तो ईरान और चौड़ा हो जाएगा कि भैया इजराइल ने हमला किया, अब तो हम बम बनाएंगे अपनी हिफाजत के लिए, और दुनिया की कोई ताकत उसको फिर रोकेगी नहीं। क्यों? क्योंकि उसके देश पे हमला हुआ है, वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ भी कर सकता है। एक देश वाला अपने देश को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा, इसमें कोई गलत तो होता नहीं है। और अरब देश भी फिर यहाँ डर जाएंगे, क्योंकि ईरान बन गया तो फिर अरब देश पे भी उसकी एक तरह से बादशाहती रहेगी। तो यही वजह है कि अमेरिका बार बार इजराइल को समझा रहा है कि तुम वहाँ के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला मत करो, लेकिन नेतन्याहू ज़बरदस्ती इस जंग को खींचना चाह रहे हैं। जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स से सारी रिपोर्ट्स आ रही है वो ये है कि ये लगभग सीज़ फायर हो चुका था। जो हिजबुल्ला चीफ हसन नसरुल्लाह 20 दिन के सीज़ फायर के लिए तैयार थे, बातचीत चल रही थी, और अमेरिका में बातचीत चल रही थी, अमेरिका इसमें बीच में था। लेकिन नेतन्याहू ने न्यूयॉर्क में जाकर अचानक जब यूएन में भाषण देना तो उससे पहले सीज़ फायर वायर छोड़कर सीधा कहा वो पेजर बम मारो और ये मारो, और उसके बाद शुरू हो गए। यहाँ तक कि जो भी लेटेस्ट खबर आ रही है वो ये कि इजराइल हमला न करे न्यूक्लियर प्लांट पर ईरान के, इसके लिए अमेरिका और ईरान के बीच खुफिया बातचीत चल रही है। और ईरान बात कर रहा है अमेरिका से और उसको बता रहा है कि देखो अगर वैसे हमला करता है ड्रोन रॉकेट जैसे हमने किया तब तक चलेगा, अगर उसने हमारे न्यूक्लियर प्लांट पे बम या गिराया या हमला किया तो बोला फिर हम पलटवार करेंगे। और सबसे ख़तरनाक चीज़ ये है कि ये पलटवार कैसी होगी पता नहीं, क्योंकि दुनिया को यही मालूम नहीं कि ईरान के पास न्यूक्लियर बम है कि नहीं। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि शायद है, और दूसरा गुट कहता है कि अगर नहीं भी है तो इतना यूरेनियम है कि वो एक हफ्ते में 3 बम बना लेगा, और 3 बम काफ़ी होता है। आपको ही पता है हिरोशिमा और नागासाकी पे 2 ही बम गिरे थे, आज भी वहाँ के हालात क्या है। तो यहाँ 3 बम है, तो अगर ऐसा कुछ हुआ और ये 3 बम गिर गए और फिर इजराइल के पास भी उधर से गिरे तो फिर तबाही तबाही है। अब जो डर है जिसकी वजह से कि इजराइल जो निशाना बना सकता है, ईरान के अंदर कुल 9 परमाणु ठिकाने हैं ईरान के, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट के नाम पर हैं, रिसर्च के नाम पर हैं, मेडिकल रिसर्च का नाम पर हैं, जहाँ ये सारे यूरेनियम के साथ प्योरीफाई भी किया जा रहा है, उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम भी चल रहे हैं, लेकिन खुले तौर पर नहीं बॉम्ब बनाने के, सब वो काम जो दुनिया के दायरे में रहकर है। इसमें एक है नतान्स, जहाँ पे मेन यूरेनियम का काम होता है, और ये तेहरान से लगभग 300 किलोमीटर दूर है, और ये दुनिया के नक्शे पर जितने भी न्यूक्लियर प्लांट जितने भी देशों के होते हैं
उस सेटेलाइट से उनकी सारी तस्वीरें ली जाती हैं, इसलिए कि अगर वहाँ कोई हलचल है, कुछ ज़मीन के अंदर जा रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, तो पता चल जाता है कि ये टेस्ट करने जा रहा है। नतांज के अलावा एक फोर्डो इलाका है ईरान में, यहाँ पहाड़ को तोड़कर पहाड़ के दामन के अंदर एक न्यूक्लियर पूरा ठिकाना बनाया गया है, और इसलिए ताकि दुनिया के निगाहों से इसको बचाया जा सके। इसके अलावा एक इस्फहान है, ये भी एक न्यूक्लियर सेंटर है ईरान का। चौथा है खोंदाब। पांचवा है तेहरान रिसर्च सेंटर, ये तेहरान के अंदर है, बहुत बड़ा है। छठा है बुशेहर, सातवां है करज, आठवां है सघंत और नवा है पार्चिन। ये 9 सेंटर हैं, और डर यही है कि इजराइल इन्हीं 9 सेंटर्स को अगर वो अपने पर आया तो निशाना बनाएगा, जिसको अमेरिका समेत बाकी देश, यूरोपीय देश मनाने में लगे हुए हैं इजराइल को कि रोक दो। और अगर इजराइल फिर भी करता है तो शायद अमेरिका और इजराइल के बीच भी तनातनी हो जाएगी, क्योंकि तुम अपने आका की नहीं मानोगे तो फिर तो आका भी गुस्सा होगा। अमेरिका आका है इस वक्त इजराइल का। तो ये सारी चीज़ें होंगी। दूसरा, लेकिन एक और रिपोर्ट आई है कि ईरान ने अपने, मालूम है उसे कि बराबर में इजराइल है और ऐसा हमला हो सकता है, तो उसने अपने कुछ ये जो यूरेनियम वाला पूरा सारी चीज़ें और न्यूक्लियर प्लांट है, उसने ज़मीन के अंदर इतने गहराई में बना रखे हैं या पहाड़ी काट कर, जो दुनिया के सामने नहीं है अभी तक, जहाँ पर शायद इन हमलों का असर भी नहीं होगा और वो सेफ रहेगा। एक ही खबर ये भी आ रही है, क्योंकि जब दुश्मन को पता है कि ये चीज़ें हैं, 9 खुली हुई चीज़ें हैं, यहाँ पे कोई भी आके हमला कर सकता है, तो वो भी अपनी सेफ्टी के लिए कुछ करेगा। तो एक ये भी है कि ईरान ने कुछ ऐसे इंतज़ाम किए हैं कि ताकि वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो वो बचा सके। लेकिन सबसे बड़ा ख़तरा यही है, जिस पर दुनिया अभी समझ में नहीं आ रहा क्या रिएक्ट करे, कि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है कि नहीं, और नहीं है तो अगर एक हफ्ते में बना लिया तो क्या होगा। और अगर दुनिया की बातें अनसुनी कर इजराइल ने ईरान पर और इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला कर दिया, तो फिर शायद इस सदी की ये सबसे बड़ी जंग और सबसे बर्बाद करने वाली जंग होगी, जिससे दुनिया का कोई देश अछूता नहीं रहेगा। दुआ ऐसा ना हो। क्या यूरेनियम और ये सारी चीज़ें भी बनाई गई थी, जब ढूंढा गया था तो इंसानों की भलाई के लिए था। जैसे डायनामाइट का जब जन्म हुआ था तो ये हुआ था कि पहाड़ों को काट कर, पहाड़ों का सीना चीर कर रास्ता बनाएंगे। अब उसका इस्तेमाल बॉम्ब में हो रहा है। ऐसी सारी चीज़ें, बहुत काम की चीज़ें हैं यूरेनियम, लेकिन देखिए दुनिया की सबसे ख़तरनाक चीज़ है, जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब, समझिए उसके हाथ में ताकत। और इसीलिए आज भी, मैं गिनती भूल रहा हूँ, लेकिन शायद 8, 10 या 12 ही देश हैं 200 से ज़्यादा देशों में जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। तो ये थी आज की कहानी। कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज आलोक शुक्ला बनारस वाले और बजरंग बली जी के बेटे, इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे आलोक शुक्ला जी। और ये भेजा है अनाया चौहान ने। साथ ही खुशी मित्तल, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे खुशी। और ये इन्होंने, कमाल है खुशी, ये दिल्ली में रहती हैं, और खुशी मित्तल हैप्पी बर्थडे। लेकिन साथ में इन्होंने, सुनिए आप लोग भी क्या लिखती हैं, इन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ, तो तारीख लिखी है, जगह भी लिखा है और वक्त भी लिखा है, और फिर आगे एक लाइन भी लिखती हैं कि मेरा आगे फ्यूचर क्या होगा, क्या क्या होगा, ये होगा। शायद ये खुशी मित्तल मेल करते हुए भूल गई कि मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ और ज्योतिषी नहीं हूँ, तो मैं कैसे बताऊँ क्या होगा। हालांकि मैं खुद हाथों की लकीरों पे बहुत कम यकीन करता हूँ, लेकिन खुशी इतना कह सकता हूँ, आपके नाम में ही खुशी है। आपके लिए जो भी होगा, जब भी होगा, हमेशा अच्छा होगा और आप हमेशा खुश रहोगी। हैप्पी बर्थडे। साथ ही विजय साहू, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे विजय। और शशि भूषण तिवारी ने भेजा है दिव्यांश मकवाना या फिर दिव्येश मकवाना, दोनों नाम लिखा है इन्होंने। इंग्लिश में दिव्यांश लिखा है, हिंदी में दिव्येश लिखकर भेजा है। दोनों में से जो भी सही है, दोनों को दिव्यांश या फिर दिव्येश मकवाना हैप्पी बर्थडे। और भेजा जीवन मकवाना जी ने, उनके बेटे हैं दिव्यांश। गौरव विनोद ने कहानी की फरमाइश की है। इसके अलावा वसुराज सिंह ठाकुर ने भी कहानी की फरमाइश की है। शांतनु सरकार सिडनी से, और आपने जो भेजा मैं उसको चेक करूंगा और जल्दी चेक करके वापस आपको बताऊंगा शांतनु जी। तो कहानी में आज इतना ही है। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।